नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हम लोगों ने संधि विषय को पढ़ा था और उसके कुछ प्रश्न आपके सामने रखे थे। एक बार आप उन प्रश्नों को देखें, आपको पता चलेगा कि संधि के संबंध में प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में किसी भी कंपटीशन हो पूछे जाते हैं, उन सब की जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से दी हुई है। अब आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का नाम है समास। समास शब्द, हिंदी में समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले इस बात की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। समास शब्द की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हिंदी में अनावश्यक शब्दों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो भाषा की जो सुंदरता है वह सुंदरता नष्ट हो जाती है। उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए ही समास शब्द की आवश्यकता हुई। अब अगला जो प्रश्न बनता है कि ये समास शब्द जो है, इस समास शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तब आप लोग देखेंगे समास शब्द बना है सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है पास बैठाना। आप लोग इत्मीनान से इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि आज का जो वीडियो है वह वीडियो केवल और केवल समास के बेसिक के लिए है। बहुत ही कम समय में इस बेसिक चीज़ को मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा, ये जो समास शब्द लिखा हुआ है उस समास शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। मैं आपको ये चीज़ें पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे प्रश्न बनने वाले हैं। संक्षिप्त करना, संकुचित करना, नज़दीक लेकर आना और जो वाक्यांश है उस वाक्यांश को छोटा करना, ऐसा हम कह सकते हैं। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि नज़दीक किसको लाया जाए, संकुचित किसको किया जाए, संक्षिप्तीकरण किसका किया जाए। तब एक एग्जाम्पल किस प्रकार से संकुचीकरण करते हैं ये देखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि शब्द लिखा हुआ है रसोई के लिए घर। आप किसी भी घर में जाते हैं या अपने ही घर में जाते हैं तब आप कभी भी ये नहीं कहते कि रसोई के लिए जो घर है उसमें खाना पड़ा है, ऐसा आप नहीं कहते। दूसरा, हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे के घर में जाते हैं, कोई कहता है कि भी रसोई घर भी देख लो। जब कोई नया मकान बनाता है तो मकान बनाने पर वह कहता है रसोई घर भी देख लीजिए। तो वो क्या कहता है? रसोई घर भी देख लीजिए। वो ये नहीं कहता कि रसोई के लिए जो घर बना है उसे देख लीजिए। ऐसा कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं करता। अब वो कहता है कि भाई संक्षिप्त करना है। ये चीज़ क्या करती है? यह चीज़ भाषा की सुंदरता को नष्ट करने का काम करती है। कई बार भाषा की सुंदरता को नष्ट करती है, इसलिए भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए ही समास का प्रयोग हुआ और उस में क्या हो गया? शब्दों को पास किया गया, उसका संक्षिप्तीकरण किया गया। ये जो वाक्यांश आपके सामने रखा हुआ है इसको छोटा किया गया, संक्षिप्त किया गया, पास बिठाना, ये दोनों काम हो गए। अब ये जब काम हो गए तो होता क्या है? जो मुख्य शब्द आपको दिखाई देते हैं, एक तो रसोई आपको मुख्य शब्द दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको घर शब्द दिखाई दे रहा है। इन दोनों को जब आप लोग पास बिठा देते हैं, इनका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का बिना प्रयोग किए हुए उनको पास जब लेकर आते हैं वह प्रक्रिया समास कहलाती है। अब आपने क्या किया? एक इस शब्द को लिया और एक इस शब्द को लिया। ये जो दो शब्द आपने लिए, इन दोनों शब्दों क्या लिए? शब्द लिए। ये भी शब्द है और यह भी शब्द है। जब आप इन दोनों शब्दों को पास लेकर आते हैं, वह पास लाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। और आपने क्या किया? इन दोनों शब्दों को पास लाकर एक ही रेखा के अंतर्गत उनको लेकर आ गए और एक ही रेखा के अंतर्गत लाने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। जब दो शब्दों को पास लाकर आपने बिठाया तब वह शब्द भी कैसा था?
वह शब्द भी सार्थक था, अर्थ तो उसका भी निकलेगा। तो जब दो शब्दों को पास बिठा देते हैं, पास बिठाने के बाद जो सार्थक शब्द बनता है एक नया, वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब एक चीज़ और आती है, ये चीज़ तो मैंने आपको संक्षिप्त करना, परिभाषा वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषाएं ध्यान क्या रखना है? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? संधि। पहली चीज़ क्या है? संधि। और दूसरी चीज़ क्या है? समास। ये दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। कैसे महत्वपूर्ण है? लोग अधिकांश कंफ्यूज कहाँ होते हैं? संधि में भी शब्दों को और समास में भी शब्दों को। किसको मिलाते हैं? संधि में भी शब्दों को मिलाते हैं, समास में भी शब्दों को मिलाते हैं। जबकि संधि में शब्दों को नहीं मिलाया जाता, संधि में वर्णों को मिलाया जाता है। यह चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप लोग समास का प्रयोग संधि में नहीं कर सकते, लेकिन संधि का प्रयोग सामासिक पदों में कर सकते हैं। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग समास में संधि के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संधि में समास के नियमों का प्रयोग हम लोग नहीं करते। चलिए, एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। एक प्रक्रिया क्या थी? पास बिठाया, पास बिठाने की प्रक्रिया समास हो गई। जैसे संधि विच्छेद होता है, संधि में जैसे संधि विच्छेद होता है, वैसे ही समास में समास विग्रह होता है। विग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना। किसको अलग करें? वही जो दो शब्द हैं, उन दो शब्दों को अलग करना है, और उसमें उस नियम के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग करना है उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोगों के सामने एक चीज़ और लिखता हूँ। वह चीज़ क्या है? मान लीजिए लिखा हुआ है दही बड़ा, बड़ी नहीं है, बड़ा है, लिखा हुआ है दही बड़ा। अब इस दही बड़ा शब्द क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ है विग्रह करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। किस प्रकार से करेंगे? अधिकांश लोग क्या करते हैं? ध्यान से देखना। दही का बड़ा, क्या करते हैं? विग्रह। दही का बड़ा, दही से बना हुआ तो नहीं है ना। इन विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग कैसे होता है वो हम लोग जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तब उसका समाधान भी करेंगे। अधिकांश लोग गलत करते हैं और उस गलती का खामियाजा हम लोगों को परीक्षा में भुगतना पड़ता है। तो दही का बड़ा, दही का बड़ा का मतलब दही से जो बना हुआ बड़ा है। दही से बना हुआ बड़ा नहीं है। बड़ा तो बनता है किससे है? आप जानते हैं, दाल से बनता है। तो फिर यहाँ का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आएगा ही नहीं। तो इसका विग्रह किस प्रकार से करेंगे? तो यह विग्रह तो गलत हो गया। अब इसका विग्रह करने के लिए आप लोग क्या कहेंगे? बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट शब्द भी है, लेकिन मैंने इसको एकदम एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए लिया है क्योंकि लोग इससे भी कंफ्यूज रहते हैं। इसका कंफ्यूजन भी हम लोग दूर करते हैं। दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका विग्रह किस प्रकार से होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा, बार बार बड़ी लिखा जा रहा है। दही में डूबा हुआ बड़ा। अब आप लोगों ने क्या किया? इन शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? क्या आप वास्तव में घर में यदि ये पकवान बनता है तो ऐसा कहते हैं कि दही में डूबा हुआ बड़ा लेकर आ जाओ? आप ऐसा इसका प्रयोग नहीं करते। आप क्या कहते हैं? दही बड़ा लेकर आ जाओ। यानी आपने ज़्यादा प्रयोग किसका किया? सामासिक पद का प्रयोग किया। आपने समास विग्रह वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यही इस भाषा को सुंदर बनाने का काम करता है जब आप समास के शब्दों का, सामासिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दही में डूबा हुआ बड़ा हो गया, यह इसका विग्रह हो गया। अलग करने की जो प्रक्रिया है, अलग करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। इसलिए मुझे परिभाषाएं लिखाने का शौक कम है, समझाने का शौक ज़्यादा है। और जो सही ढंग से इनको समझता है, मैं समझता हूँ कि उनके दिमाग में ये चीज़ अच्छे से अंकित हो जाएगी। अब आप देखते हैं, समझते समझते ही हमने सारी परिभाषाएं सीख ली। मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको केवल ध्यान करके खुद को बना के लिखनी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? इन शब्दों का प्रयोग ये होता है। एक बार परिभाषा भी हो जाएगी। ये क्या, इसका छोटा सा रिवीजन भी कर देता हूँ। ये कहता है संक्षिप्त करना, संकुचित करना। प्रश्न बनता है किसको संकुचित किया जाए, किसका संक्षिप्तीकरण किया जाए? तो हम लोग कहते हैं
शब्दों का। किसका? शब्दों का। तो वो शब्द कितने होने चाहिए? कम से कम 2 शब्द होने चाहिए। पास किसको बिठाया जाए? शब्दों को पास बिठाते हैं। तो शब्दों को पास बिठाने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है, और अलग करने की जो प्रक्रिया है वह विग्रह कहलाती है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। जब आपने विग्रह किया तो 2 शब्द बने, 1 और 2। आपने जब विग्रह किया तो 2 शब्द बने, दही और बड़ा। विग्रह तो इन्हीं का ही किया, ये तो आप लेकर आए। विग्रह तो किया तो 2 ही शब्द थे ना, मूल तो 1 और 2। तो ये जो पहला शब्द है, इस पहले शब्द को क्या कहा जाता है? ये बाद में आया है, तो बाद वाले शब्द को क्या कहा जाता है? यह समास के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि दही शब्द पहले आया है तो आप उसे पूर्व पद कह सकते हैं। पद का मतलब भी शब्द ही होता है, पहला शब्द भी कह सकते हैं। बाद में आया है तो उसे बाद का पद या उत्तर पद, सही ढंग से तो इसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसी शब्द का प्रयोग करना है। पहले है पूर्व पद, बाद में है उत्तर पद। अब एक चीज़ और बनती है, वो चीज़ क्या बनती है? एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको यह समास पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अगली जो बात मैं लिखने वाला हूँ, एक शब्द लिखा, गऊ के लिए शाला। आप लोगों ने देखा, मैंने लिखा है गऊ के लिए शाला। कई लोग क्या करते हैं? गऊ की शाला ऐसा भी लिख देते हैं, गऊ की शाला। गऊ की नहीं है, की का मतलब हो गया कि गाय से बनी हुई शाला। इसका भाव ये निकलता है, गाय से बनी हुई शाला। तो क्या गौशाला गाय से बनती है क्या? नहीं बनती। गौशाला किसके लिए होती है? गाय के लिए गौशाला होती है। ये इस प्रकार से उत्तर होते हैं, लेकिन कई लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। यह प्रयोग करना पूर्ण रूप से समाज में वर्जित है, क्योंकि हम इन विभक्ति चिन्हों का अर्थ नहीं जानते, इस विभक्ति चिन्ह को नहीं समझते। विभक्ति चिन्ह का महत्व और अर्थ का अनर्थ करने का काम भी हो जाता है यदि सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। लोग गऊ की शाला करते हैं। गऊ की शाला का मतलब क्या हो गया? गायों से बनी हुई शाला। तो गायों से नहीं बनी है, गायों के लिए बनती है गौशाला। तो यहाँ 2 शब्द आ गए, 1 और 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब आप लोग क्या करते हैं? इसका ये तो विग्रह है, समास करना है। आप क्या करेंगे? 1 और 2 शब्दों को पास ला के बिठा देंगे, गौशाला, यही करेंगे। तो ये जो गौशाला शब्द है, इस गौशाला शब्द को जब आपने पास बिठाया, एक शिरोरेखा के अंतर्गत लेके आके जो मैंने यहाँ बताया था, तो जब समास की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और एक नया शब्द जब बन जाता है तो उस नए शब्द को समास की भाषा में क्या कहते हैं? यह चीज़ भी महत्वपूर्ण है, समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद। एक और कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद भी कहते हैं। नया शब्द बना है, वो नया शब्द समास की भाषा में समस्त पद या सामासिक पद भी कहलाता है। इनसे भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं तो कहता हूं कि आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि समाज का बेसिक यही है। उसके बाद तो समाज के भेद हैं, उन भेदों को समझना है। लेकिन उन भेदों के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि इन चीज़ों को, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग, बीच में आने वाले शब्दों का प्रयोग, जैसे दही बड़ा है, दही में डूबा हुआ बड़े, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यह चीज़ आपको आना चाहिए। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, और किस प्रकार से नया शब्द सामासिक पद और समस्त पद बनता है। यह समास की पूर्ण रूप से बेसिक चीज़ें हैं। आप इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझिए। एक बार इसका रिवीजन करके, रिवाइंड करके भी इसको वापस आप लोग देख सकते हैं, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो आपको ध्यान में आ जाए कि ये बात मेरे समझ में नहीं आई थी। चलिए, आप लोगों ने अभी समास के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग समास के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने आपको कहा था कि समास को जब हम लोग पढ़ेंगे तब कई सारी ऐसी चीज़ें होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी,
और ये जो मैंने 6 भेद लिखे हैं, ये 6 भेद नहीं हैं, इसमें आधि से अधिक व्याकरण समाहित है। मैं समास की बात कर रहा हूँ, समास में आधि से अधिक व्याकरण समाहित है। किस प्रकार से समाहित है, हम इनके साथ किन और विषयों को संक्षिप्त रूप से समझेंगे, यह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में आप लोग क्या सीखेंगे, अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अविकारी शब्द क्या है। दूसरी हम लोग कहते हैं, आप लोग इसमें उपसर्गों की जानकारी प्राप्त करेंगे का उपसर्ग किस प्रकार से समझे जाते हैं, किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग होता है। यानी केवल अव्ययीभाव समास है, लेकिन उस अव्ययीभाव समास में आप 2 और विषयों को पढ़ सकते हैं। तत्पुरुष समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास में आप कारक को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एक चीज़ रखी थी कि कारक को अधिकांश लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, और किस प्रकार से वह उस कारक शब्द का प्रयोग कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनके द्वारा जो कारक शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्ण रूप से गलत है। तीसरी बात करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हम लोग क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। कर्मधारय समास में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य, इनको हम लोग इस विषय में समझने वाले हैं। समझेंगे संक्षिप्त में ही कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास में आप लोग समझेंगे, सीखेंगे, संख्यावाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वंद्व समास की बात करते हैं, तो द्वंद्व समास में आप लोग क्या सीखेंगे। द्वंद्व समास में एक तो विलोम शब्दों की जानकारी आपको हो जाएगी, विलोम शब्दों की जानकारी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा द्वंद्व समास में, लिंग की जानकारी आपको हो जाएगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो जाएगी। बहुब्री समास की बात करते हैं, तो बहुब्री समास में आप लोग पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। तो आप लोग देखिए, केवल इनको देखकर इनमें जो चीज़ें छुपी हुई है कोई नहीं बताएगा आपको, उनमें जो चीज़ें छुपी हुई है उन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। मैं समझता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मूल रूप से 9 चीज़ें, एक आध चीज़ें और भी बीच में आएगी, लेकिन मूल रूप से ये जो 9 चीज़ें हैं, व्याकरण की लगभग चीज़ें आ गई। तो इन 9 चीज़ों को भी आप लोग समास में संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। तो आप लोग समझिए कि समास एक ऐसा विषय है जो वास्तव में ही करता तो संक्षिप्त है, लेकिन अपने अंदर इतनी गूढ़ता लिए हुए है कि सही ढंग से यदि इसको समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो आप व्याकरण की काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जिस चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उस चीज़ का पहले ही अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जानकारी होगी तो आपको परीक्षा में उत्तर देना आसान हो जाएगा। वो चीज़ क्या है कि परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं प्रश्न बनने के जो प्रकार हैं परीक्षा में, समास के संबंध में किस प्रकार से, मैंने कहा ना कि पहले वीडियो में आपको पूरी बेसिक दी जाएगी ताकि आपके सारी चीज़ क्लियर हो जाए। प्रश्न किस प्रकार से बने जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो देखिए इधर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। नंबर 1, समास का नाम पूछना। पहला प्रश्न क्या बनता है, सरल सा प्रश्न बनता है समास का। आपको एक शब्द दे देंगे और उसमें समास का नाम पूछेंगे। दूसरा, विग्रह के बाद समास का नाम पूछना, प्रकार नंबर 2। तीसरा प्रकार प्रश्न का, जो प्रश्न बनेंगे उसका तीसरा प्रकार, समस्त पद दिया होगा उसका
विग्रह पूछना। समस्त पद दिया हुआ रहेगा और उसका विग्रह पूछना। नंबर 4, 1 2 हो गए। विग्रह दिया हुआ होगा, विग्रह से समस्त पद पूछना। 4 प्रकार होते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इनको क्लियर करता हूँ। ये अभी यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कैसे क्लियर करता हूँ। मान लीजिए शब्द दिया हुआ है आत्मविश्वास। विग्रह भी दे देता हूँ आत्म पर विश्वास। दोनों मैंने इसके लिख दिए। प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षा में उस चीज को देखिए। आत्म पर विश्वास ये विग्रह दिया हुआ है, तो क्या प्रश्न हो गया, समास का नाम पूछना। तो ये कह देंगे आत्मविश्वास शब्द दिया हुआ है और आपसे पूछेंगे इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है, इस शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है। 4 नाम दे देंगे आपको, उसका उत्तर देना होगा। दूसरा, विग्रह के बाद विग्रह दिया हुआ रहेगा, विग्रह के बाद समास का नाम पूछना। विग्रह दे दिया, उसके बाद आपको समास का नाम पूछेगा। 2 प्रश्न बन गए। तीसरा प्रश्न क्या बनता है, समस्त पद से विग्रह पूछना। ये कह देगा आत्मविश्वास शब्द है, उसका विग्रह कौन सा है। 4 विकल्प आपको देगा, एक सही का चयन करके आपको विग्रह बताना है। विग्रह दे देगा आपको, इस प्रकार से दे देगा। देने के बाद ये पूछेगा समस्त पद क्या है इसका, ये समस्त पद पूछेगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न समास के दृष्टिकोण से बनते हैं और आप लोग चारों ही प्रश्नों के प्रकार जो बनने हैं उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एक प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि प्रश्न तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके ऊपर मैं जोर देता हूँ वो प्रश्न ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कैसे? एक प्रश्न बनता है पद की प्रधानता, किसमें कौन सा पद प्रधान है, ये चीज बनता है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, मैंने यहाँ ये चीज़ें लिख रखी है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इन्हीं के उत्तर इन्हीं के सामने रख देता हूँ ताकि इसके संबंध में कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको पता रहे कि कौन सा पद किस में प्रधान है। अब एक छोटी सी चीज़ है कि पहले क्या चलता था, तत्पुरुष समास के ही इनको भेद बताए जाते थे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद हैं। फिर धीरे धीरे इनको अलग कर दिया गया। अव्ययभाव समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद, यहां लिख देता हूं प्रधानता। यही चीजें क्लियर हो जाएगी। बेसिक जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें, 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसमें से एक पूर्व पद प्रदान हो जाएगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते क्यों है ऐसा, वो नहीं करते। यहाँ मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करूँगा। यहाँ उत्तर पद प्रदान है, क्यों है इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। कर्मधारय इसका एग्जाम्पल है इसलिए इसका उत्तर पद हो जाएगा, इसका भी उत्तर पद प्रदान हो जाएगा। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, इसमें क्या होगा, दोनों ही पद प्रदान हो जाएंगे, दोनों पद प्रदान हो जाएंगे। और तीसरा जो बहुब्री समास, छठा जो है बहुब्री समास है, उस बहुब्री समास में कौन सा पद प्रदान होगा, यह देख लीजिए, अन्य पद प्रदान होगा। क्यों होगा अन्य पद, ये प्रधानता की दृष्टिकोण से भी जो प्रश्न बनता है वो ये प्रश्न है। तो 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये 5 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में प्रश्न पूछते हैं तो पता ही नहीं रहता, ये एक जैसे ही हैं। 3 तो उत्तर पद हो जाएगा, एक पूर्व पद, दोनों पद और अन्य पद। ये पद की प्रधानता के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैंने आपके सामने समास का बेसिक रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अव्ययभाव समास पढ़ेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पूर्व आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे चैनल में यदि आपको कुछ बातें अच्छी लगी है, मैं तो समझता हूँ कि सभी बातें आपको अच्छी लगेगी, यदि अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े हुए बने रहिए क्योंकि हम आपको स्पेशल चीज़ें और भी देने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।